गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? आई होप गर्मी की छुट्टियों का खूब आनंद लिया जा रहा होगा, लेकिन इस चक्कर में अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी है। तबीयत हमेशा तंदुरुस्त रखिए ताकि गर्मी की छुट्टियों का फुल मज़ा लिया जा सके। ठीक है, आज की कहानी है डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की ज़ुबानी। अब डाकिया क्या है? डाकिया आप जानते हैं, वो होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टमैन। आप लोग पोस्टमैन के बारे में जानते हैं, पोस्टमैन कौन होता है? अगर आप जानते हैं तो पोस्टमैन क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइए। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड ये बताने के लिए कि पोस्टमैन कौन होता है। आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। पोस्टमैन वो होता है जो चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ दूसरों के घर में पहुँचाता है। ठीक है, तो आज एक कहानी है डाकिये की जिनका नाम है कुंवर सिंह। वो अपनी ही कहानी किसी बच्ची को बता रहे हैं और ये बड़े ही प्रेरणा वाली कहानी है। इससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी और आप जानेंगे कि कैसे कुंवर सिंह डाकिया थे, उनको डाकिये में क्या क्या काम करना पड़ता था और उनको इस काम के लिए उन्होंने ऐसा क्या खास किया था अपने जीवन में कि जिसके लिए उनको बोलते ना अवार्ड भी दिया गया। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। देखो बच्चों, पोस्ट ऑफिस क्या है? वो हर शहर में होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर शिमला का लिखा गया है तो इसका मतलब जो कुंवर सिंह है वो शिमला के हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा था। डाक छांटने का काम मतलब ये कि पत्र छांटे जाते हैं कि कौन कौन से एरिया के पत्र हैं वो अलग किए जाते हैं। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। देखो, धूप सीधी तब होती है जब हम धूप में बाहर होते हैं और खिड़की से आती है तो वो उसको हम कहते हैं छन कर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पैकर जो कि पैक करते हैं, है ना, कि बंडल के बंडल बनाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कोई भारी सामान भेजना है तो उनको पैक करने का काम भी होता है। तो पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे थे जल्दबाजी में। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की। तो यहाँ पर जो लेखिका हैं वो क्या बोल रही हैं कि उन्होंने एक ऐसे डाकिया से बात करी जिसको सरकार से पुरस्कार मिला है। और वो कौन है? कुंवर सिंह जी। वो खुद डाकिया हैं। यही बातचीत आगे बताई जा रही है, दी जा रही है कि मतलब उन्होंने क्या क्या बातचीत करी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये एक तरह से इंटरव्यू है। आप इंटरव्यू जानते हैं, आप लोगों ने कई इंटरव्यू देखे होंगे टीवी में, है ना। तो इंटरव्यू है ये एक तरह का, जिसमें जो है लेखिका कुंवर सिंह जी से बात कर रही हैं। कंवर सिंह है कि कुंवर सिंह है? कंवर सिंह है, सॉरी। ठीक है, तो पहला उनका प्रश्न था आपका शुभ नाम। तो वो बता रहे हैं मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। बच्चों, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? इससे आपको पता है एक चीज़ और समझ में आएगी कि कभी अगर फ्यूचर में आपको इंटरव्यू देना पड़ा किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या बताना है। इस लेसन से आप ये भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। उम्र भी बता दी। ठीक है, 35 यानी कि 35। अब अगला प्रश्न है आपके परिवार में कौन कौन है? उनके बारे में कुछ बताइए। इंटरव्यूअर पूछ रही है। अब वो बता रहे परिवार के बारे में। देखो, इंटरव्यू में वर्ड मतलब टू द पॉइंट आंसर दिया जाता है, इधर उधर घुमा के बातें नहीं की जाती हैं। ठीक है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। ठीक है, अब ये बताया मेरा एक और बेटा भी है।
वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने उस बेटे के बारे में बताया जो अब ज़िंदा नहीं बचा है, जो कि अब मर चुका है, जिसकी मौत हो चुकी है। उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरा एक बेटा भी था, ठीक है, वह गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लेते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? अब यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है, साक्षात्कारकर्ता, वो पूछ रही है। जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि पहाड़ ना ऐसे स्लोप पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर घास काटते हुए कई बार औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। तो उनका गांव ऐसे पहाड़ों पर, ऐसी जगह पर है जो उनके गांव तक बस जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बने हुए नहीं हैं। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई कि हिमाचल में ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर पैदल चल कर के ही पहुँच सकते हैं। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिमालय घूमे हैं, तो शायद हिमालय नहीं अगर आपको ये लगता है कि आप शिमला घूमे हैं, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा घूमे हैं, तो अब हमें कुछ और भी जानना चाहिए। उन इलाकों में भी जाना चाहिए जहाँ पर बसें, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं जा सकता, जहाँ पे व्हीकल्स नहीं जा सकते। असली जीवन तो वहाँ होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी ये क्लास ख़त्म करूँ और जाऊँ, जा कर के देख के आऊँ, उन लोगों से मिल के आऊँ। अब जब उन्होंने बोला कि इतना मुश्किल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेखिका जो इंटरव्यूअर हैं, साक्षात्कारकर्ता हैं, वो पूछ रही हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब गांव में हैं तो गांव के ही स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, ठीक है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। अब देखो, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है इनके बच्चों ने। एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी है, मतलब इसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तीसरी लड़की जो है वो 12वीं कक्षा में अभी पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 बच्चों ने अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी। एक ने 10वीं तक पढ़ा, दूसरे ने 12वीं तक, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन किया साक्षात्कारकर्ता ने कि आप जिधर काम करते हैं वहाँ पे आपके साथ साथ और कौन कौन है? क्या आपको लोग डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने बताया, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, ठीक है। तो वो बोले कि पहले तो मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण, मतलब कि गांव का डाक सेवक था, पर अब मैं पैकर बन गया हूँ, ठीक है। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो पर मैं अभी भी नीली यूनिफॉर्म पहनता हूँ, वही डाक सेवक वाली, ठीक है, वही वाला मैं बनता हूँ, वही वाला हूँ मैं डाक सेवक। मतलब आज भी मैं डाक की सेवा करता हूँ, मतलब आज भी मैं डाके यानी कि पोस्ट पहुँचाता हूँ, ठीक है। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? अब देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं डाक सेवक। अब ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में अभी भी आया था, डाक सेवक को क्या करना होता है? आपको भी ये सोचने में आया ना कि डाक सेवक क्या करता है? और चलो जानते हैं। उन्होंने, कंवर सिंह ने जो उत्तर दिया, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं
कि वो डाक सेवक क्या काम करता है। चिट्ठियों के साथ साथ रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, जो बूढ़े लोगों की पेंशन होती है वो सब छोड़ने के लिए सब वो गांव-गांव पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। आप जानते ही हैं, अब मोबाइल है हमारे पास, इंटरनेट है जिससे हम ईमेल कर सकते हैं, है ना। तो अब वो ये साक्षात्कारकर्ता का पूछना है कि क्या यह अभी भी करना पड़ता है, क्या अभी भी पोस्ट देने के लिए पैदल चल के जाना पड़ता है? तो देखो क्या उत्तर मिलता है। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे कि फ़ोन है, मोबाइल, ईमेल, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है, पोस्ट ही है। ठीक है, कि आज भी गांव में, सिर्फ गाँवों की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि शहरों में हमको सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? डाक है। इसीलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। इसी वजह से गांव में लोग डाकिए का, पोस्टमैन का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? अब देखो, ये तो एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, कि हमारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं, इंडिया की जो पोस्टल सर्विसेज हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल सर्विस है। और वो कैसे? अभी देखो बताएंगे आपको। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। सिर्फ 5 रुपए में हम किसी भी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं, देश के किसी भी कोने में। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। कि जो पोस्ट कार्ड होता है, एक कार्ड होता है, ठीक है, उसमें पीछे एड्रेस की जगह होती है और आप वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है लिख सकते हैं मैसेज, तो वो होता है पोस्ट कार्ड। वो केवल 50 पैसे का है। 50 पैसे जानते हैं कितना? 1 रुपये का आधा, 1 रुपीज़ का आधा, 50 पैसा। और आजकल तो इसके सिक्के भी नहीं मिलते हैं। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। देखो, चिट्ठी होती है ना, तो चिट्ठी में क्या होता है कि चिट्ठी हमने किसी भी कागज़ पे लिख ली, ठीक है, फोल्ड करके एनवेलप में डाल दी, उसके ऊपर हमने टिकट लगाई। टिकट होती है वो मैक्सिमम 5 रुपए की, फिर वो देश में किसी भी कोने में जा सकती है। अब यहाँ पर पोस्ट कार्ड है, एक पोस्ट कार्ड होता है, ठीक है, इतना बड़ा, हाथ के जितना पोस्ट कार्ड होता है, इतना बड़ा। उसमें एक जगह पर, एक साइड पर जो है एड्रेस लिखने का होता है कि किसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। और आप आगे पीछे जो भी, क्योंकि यहाँ आपने लिखा है, ठीक है, यहाँ समझो आपने पता लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर खाली जगह है, तो आपने पीछे और यहाँ पे जो जो मैसेज लिखना आपने लिख दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं और पोस्ट कार्ड 50 पैसे में, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या प्रश्न है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। ये तो कोई हर नौकरी करने वाले से पूछना चाहिए कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो आता होगा। जैसे कि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया कि आपको अपनी नौकरी में बहुत मज़ा तो आता होगा। अब वो कह रहे हैं मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। तो सिपाही यानी कि सोल्जर्स, क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर पर और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए कितने सिपाही काम करते हैं, है ना। तो वो सारे सिपाही, हो सकता है वो लोग कॉल करते हों, लेकिन कुछ सिपाही ऐसे भी हैं जो गांव के हैं,
तो वो अपने घर वालों को जो मनी ऑर्डर यानी कि जो पैसा भेजते हैं, मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं, तो जब वो ले करके जाते हैं तो उनके माँ बाप का चेहरा खुशी से खिल उठता है, वो देखने लायक है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है, जिसमें कभी रिज़ल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, रजिस्ट्री लेटर वो होता है जिसमें कोई फॉर्मल चीज़ें होती हैं, किसी का रिज़ल्ट होता है, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं, डाकिए का इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो वो हिमाचल की बात बता रहे हैं कि हिमाचल में बूढ़े लोगों को जो पेंशन दी जाती है वो हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है, हर महीने नहीं दी जाती है, ठीक है ना, मतलब साल में 2 बार। अब अगला प्रश्न क्या है, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, यानी कि हिमाचल के सबसे ऊंचे पे ये गांव बसा हुआ है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है, ठीक है। तो पहले 3 साल उन्होंने कहाँ नौकरी की? किब्बर गांव में, ठीक है। फिर उसके बाद 5 साल उन्होंने कहाँ नौकरी करी? काजा में। और उसके बाद 5 साल कहाँ नौकरी करी? किन्नौर ज़िले में, ठीक है। 3 जगह की नौकरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक जाती थी, मतलब हेड ऑफिस तक। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। वो यही बता रहे हैं कि गांव, ऐसे कई गांव हैं हिमाचल में जहां पर न बस जाती है न टेलीफोन है, और जो बस जाती भी है ना वो सिर्फ हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, हेड ऑफिस, बस वहीं तक जाती है। तो हेड ऑफिस तो एक मेन जगह पर होता है, छोटे छोटे गाँव में नहीं होता है। तो ऐसे में जो ग्रामीण डाक सेवक होता है, जो गांव का डाक सेवक होता है, उसका जो सम्मान है वो बहुत बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न है, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। बोला कि पहाड़ी इलाके पे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका ऐसे स्लोप पे होता है, कभी ऊबड़ खाबड़ भी होता है ना, तो उस पर काम करना आसान तो नहीं होगा, डाक पहुंचाने का काम। तो वो क्या बोल रहे हैं, हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय, किन्नौर ज़िले का मुख्यालय ये देखो क्या है, रिकांगपिओ, इसको सीखो। नहीं समझ में आए पहले 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो। रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। अब डाक का बोरा सोचो कि वो जितने भी डाकें होती थी वो सब बोरे में भर दी जाती, और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि शाम 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रख देते थे, ठीक है, और रात को 8 बजे आने वाली बस से डाक का बोरा निकालते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं, क्योंकि बहुत हाई पर हैं, तो जितना हाई होगा उतना ठंडा होगा। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। अप्रैल महीने बर्फ़बारी होती है, तो अभी तो मई चल रहा है, चला जाए बच्चों। कौन सी जगह है देखो, किन्नौर और लाहौल, ठीक है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के सबसे ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है।
जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। ठीक है, गैंग्रीन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से उंगलियां, पैरों के टोज़, पैरों की भी उंगलियां है ना, वो सब सुन्न होते जाते हैं, खून बिल्कुल जम जाता है, उंगलियां बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, खून बिल्कुल मिलता नहीं है, गर्म बिल्कुल हाथ होते नहीं हैं, तो वो ना उंगलियां झड़ जाती, मतलब उंगलियां ऐसी हो जाती हैं जैसे कि उंगलियां काम नहीं करेंगी। और ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती कि उंगलियां वापस काम करें। ठीक है, ये इतना ख़तरनाक होता है। ना आपको ज़्यादा पता हो तो आप गैंग्रीन के बारे में पता करिए। ठीक है, गैंग्रीन में उंगलियां काट दी जाती हैं, काटना ही पड़ता है, वो कट जाती हैं क्योंकि वो बिल्कुल अकड़ जाती हैं, वो बिल्कुल मतलब इतनी उसमें खून बिल्कुल जम जाता है, ऐसा जम जाता है कि बिल्कुल उसको उंगलियां बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, वो होती है गैंग्रीन। ठीक है ना। तो अब वो क्या पहाड़ी इलाकों में काम तो करते हैं, उनको अपना काम पसंद तो है, लेकिन इसमें बहुत मुश्किलें भी हैं। ठीक है, एक तो उनको डाक का बोरा उठा के रखना, फिर डाक का बोरा निकालना, ठीक है ना, ये सब काम उनको करने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जो कि ऊंचे हैं और बहुत ठंडे हैं, अब वहाँ पे जाने में बड़ी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। अगर नहीं बचाया, पैरों के हाथों को भी ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है। ठीक है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन उंगलियों की बीमारी है। ठीक है, उंगलियां बिल्कुल गल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो क्या प्रश्न है। अच्छा, आगे अभी उत्तर दे रहे हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। 26 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है, साइकिल से नहीं, उनको पैदल चलना पड़ता है 26 किलोमीटर डेली डाक पहुंचाने के लिए इन जिलों में। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। तो हिमालय में एक गांव से दूसरे गांव की जो दूरी है, आपस में जो दो गांवों के बीच की जो दूरी है, वो 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमालय के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना बहुत पड़ता है। ठीक है, तो हिमालय के जो गांव होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पे 6-7 घर ही होते हैं। अब सोचो, अब 6-7 घर, कितने ही घर वहाँ पे, वो गांव है, वो गांव है, 6-7 घर मतलब 6-7 फैमिलीज रहते होंगे वहाँ पे, अगर 6-7 घर हैं तो, है ना। 8 से 10 या कभी कभी 6-7, कहीं तो मतलब कहीं कहीं पर 8-10 होते हैं, तो कहीं पर 6-7 भी होते हैं। तो इतने कम घर होते हैं। अब क्योंकि इतने कम घर हैं, अलग और जो है काफ़ी दूर भी हैं, इसलिए उनको चलना पड़ता है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, चलना तो खैर मेरी आदत में ही शामिल हो चुका है। कह रहे चलना तो मेरी आदत अब बन चुका है, ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। वो क्या बोल रहे हैं, जो ग्रामीण डाकिया है, देखो जो शहरी डाकिया है ना, वो फिर भी साइकिल से चल सकता है, ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण डाकिया होता है उसको तो, वो भी पहाड़ी, उसको तो पैदल चलना ही चलना है, वही उसकी ज़िंदगी है। अब अगला प्रश्न है, आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? अब यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। ठीक है, कि पहले तो आप एक डाक सेवक थे, अब आप पैकर हैं, तो आपको अब आगे और कोई प्रमोशन मिलेगा? चलो पढ़ते हैं क्या है। पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वो डाकिया बने नहीं हैं, अभी वो डाक सेवक हैं। ठीक है, तो पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा, यानी कि एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है, तो कह रहे हैं अभी तो मैं पैकर हूँ, फिर भी जो मेरा काम है उसके हिसाब से जो मेरी पगार है, जो मेरी सैलरी है, वो बहुत कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। बोले जो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर जो अफसर हैं, जो कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं सारा दिन, उनका जो वेतन है, उनकी जो पगार है, वो बहुत ज़्यादा है।
पैकर का वेतन बाबू को जितना ही हो जाता है। तो पैकर का जो वेतन है, पैकर का जो मेहनताना है, पैकर की जो सैलरी है वो बाबू के जितना ही हो जाता है, मतलब जो अफसर है उसके जितना ही। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत 60 मुश्किल हो चुका है कि डाकिये की नौकरी लगना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ये तो सरकारी नौकरी होती है ना। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। कह रहे हैं कि हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पर नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो पुराने डाकिये हैं, अब क्योंकि जो 2 डाकिये रिटायर हो गए तो उनका काम कौन करेगा, नए तो रख नहीं रहे, नए तो हायर नहीं कर रहे, तो उनका काम पुराने डाकियों पर डाल दिया, उससे उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ गया। न जाने आने वाला समय कैसा होगा, कह रहे पता नहीं अब आगे आने वाला, फ्यूचर में आने वाला समय कैसा होगा। अब एक और प्रश्न है, काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो तो बताइए। तो वो एक घटना बताते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। ठीक है, बोलने कि एक बार मेरा तबादला यानी कि ट्रांसफ़र, ठीक है, ये जो वर्ड है तबादला कहने का मतलब है ये ट्रांसफ़र। तो एक बार मेरा ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। ठीक है, क्या काम दिया गया कि रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। तो अब यहाँ पर 29 जनवरी 1998 की बात है। उस दिन रात के 10:30 बजे थे। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, तो बाहर से उत्तर मिला, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे, मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। तो यहाँ पर ज़रूर लूट होने वाली थी। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ थी। तो वो एक ऐसी घटना बता रहे हैं जो कि बहुत उस समय बहुत फेमस हुई थी। इनका नाम इसीलिए फेमस हुआ है ना। तो वो एक घटना सुना रहे हैं, एक ऐसा इंसिडेंट सुना रहे हैं कि जब उनके ऊपर हमला हुआ, वो शिमला में जनरल पोस्ट ऑफिस में उनका जो है ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो चौकीदारी कर रहे थे 29 जनवरी 1998 को। ठीक है, 10:30 बजे करीब कुछ लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, कहा तुमसे बात करनी है। उन्होंने खोला और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला 5-6 लोग अंदर घुसे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वो पूछ रहे हैं क्यों पीट रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। और उन्होंने क्या किया, सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। तो बोले इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई भारी चीज़, अब उनको नहीं पता वो कौन सी चीज़ थी, है ना, उनके सिर पर कई बार मारा, जिससे उनका सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। बोले कि मैं लगातार चिल्लाता भी रहा और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। भाई सर पे इतनी चोट लगी है, खून इतना बह रहा होगा, तो बेहोश हो गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। तो अगले दिन जब वो उठे, जब उन्हें होश आया, तो उन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल में हैं। ठीक है, अब वो कौन से हॉस्पिटल में है, तो ऑब्वियसली लोगों ने उन्हें बताया होगा। वो कोई, उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं।
उन्हें लोगों ने ही बताया होगा कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो वो कौन सा हॉस्पिटल था? शिमला का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, ठीक है। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। तो बोल रहे हैं क्योंकि वो चिल्ला रहे थे, है ना, क्योंकि कंवर साहब चिल्ला रहे थे तो उनकी आवाज़ सुन करके उनका बेटा और ऑफिस के दूसरे ही लोग जो पास में ही रहते थे उन्होंने दरवाजे के शीशे तोड़े, अंदर आए, तब उन्हें अस्पताल लेकर गए। मेरे सिर पर कई टाँके लगे, स्टिचेस लगे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने अपनी एक आँख भी खो दी इस घटना में, ठीक है। वो उनको एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। तो सरकार ने उन्हें 2004 में, ठीक है, जान पर खेलकर डाक की चीज़ें, यानी कि जो भी डाक की चीज़, जितनी भी पोस्ट ऑफिस में चीज़ें रखी थी उसको बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया, कि इनाम में 500 रुपये दिए गए और एक सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो इतनी चोट खाने के बाद भी वो इतने खुश हैं, कहते हैं, और मिला क्या है उनको? 500 रुपये। आज के टाइम में 500 रुपये कितना ही चलेगा, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। कहते हैं मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है और मुझे बड़ा आई फील प्राउड कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। है ना इंटरेस्टिंग सी कहानी, बहुत ही प्रेरणास्पद, है ना। और आपने इस लेसन में ये भी देखा होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस तरह से हमें उत्तर देना होता है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ जो पढ़ाया है आपको वो समझ में आया होगा। कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है या कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर कोई नया टॉपिक आप मुझे बताएंगे तो मैं वो भी लेकर के आ सकती हूँ आपके लिए। और अगर आपको मुझसे 1-to-1 ट्यूशन लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो बेटा चलती हूँ, मिलूँगी कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।